देखो हम लोग लास्ट क्लास में बच्चा डुलोंग पेटिट लॉ देख लिए थे, ठीक है। उसमें बताया था तुम्हारा कि जो सीबी है एट हायर टेम्परेचर तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है फॉर सॉलिड, ठीक है। 3R के इक्वल था जो कि बताए थे, ठीक। बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा है मीन फ्री पाथ का, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो है बेसिकली ये इसका बात पहले भी किए हुए हैं एक आध वीडियो में, ठीक है। लेकिन देख लो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ का। हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा गैस का जो मॉलिक्यूल होता है हियर एंड देयर तुम्हारा रैंडम मोशन में होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है। रैंडम मोशन में इधर उधर मोशन करते रहता है। जब मोशन करेगा तो तुम्हारा जाहिर सी बात है कि तुम्हारा क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इसका कॉलिजन होगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये भी बात हम लोग माने थे पोस्टुलेट में, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट में, कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। जो उसका मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो कॉलिजन जब होगा तो उसके पास जो है हल्का फुल्का सफिशियंट टाइम रहता है, ठीक है, कॉलिजन होने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फटाक से निकलता है, तुरंत ठोक नहीं देता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा मॉलिक्यूल को तुरंत नहीं तुम्हारा कोलाइड कराएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तुरंत कोलाइड नहीं होगा दूसरा मॉलिक्यूल से, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा बच्चा। वो तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और तुम्हारा क्या करेगा, कोलाइड करते जाएगा अलग अलग मॉलिक्यूल से। काहे कि सिंस देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन द गैस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तुम्हारा क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल अगर ट्रेवल कर रहा है तो सबको तुम्हारा क्या करते जा रहा है, कोलाइड करते जा रहा है सबसे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी कारण से तुम्हारा स्ट्रेट लाइन तो पाथ फॉलो करेगा लेकिन उसका पाथ जिग जैग होगा। अब जिग जैग किसको बोलते हैं भाई, जिग जैग तुम्हारा क्या हो गया कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर जा रहा है तुम्हारा ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये कर्वीलिनियर नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा लेकिन जिग जैग पाथ होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, रैंडम डायरेक्शन में। बुझलिस कि ना बुझलिस, उसी का एक फिगर यहां पर हम बनाए बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखो फ्री पाथ किसको बोलते हैं बच्चा। फ्री पाथ यहां से सपोज करो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल आया बच्चा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इधर से पीछे से सपोज करो कि आया है, यहां पर बनाए नहीं उसको, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या किया कि ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा यहां पर इसको यहां पर ठोका, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसके बाद यहां पर ठोका, दो पहला कॉलिजन इसके साथ हुआ पीछे से, जो कि अभी बनाए नहीं मॉलिक्यूल बच्चा, पीछे से आया और इसको ठोका बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से इसको ठोका और उसके बाद जाके इसको ठोका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझले, इतना बात समझ में आ रहा है। इसको ठोका, पहला कॉलिजन हुआ, इससे कोलाइड किया, उसके बाद दूसरा में तुम्हारा इससे कोलाइड किया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दो कॉलिजन हो गया, पहला इस वाले मॉलिक्यूल के साथ, ये दूसरा इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बीच में देख लो स्ट्रेट लाइन रास्ता तुम्हारा ये ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस केस में तुम्हारा क्या कर रहा है कि ये वाला रास्ता है, ये वाला पाथ यहां जो दिख रहा है, ये वाला पाथ में ये कहीं भी कॉलिजन नहीं कर रहा, यहां पर कॉलिजन कर रहा है, यहां पर कॉलिजन कर रहा है, ये वाला पाथ बचा रह जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला पाथ बचा रहा है, मतलब यहां पर मॉलिक्यूल क्या है, फ्री है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस वाले पाथ में फ्री है मॉलिक्यूल, कोलाइड नहीं कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं बच्चा। या फिर बोलो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एक के बाद एक, सक्सेसिव मतलब लगातार वाला, एक इसको तुम्हारा यहां पर कोलाइड किया, एक दूसरा कोलाइड यहां पर किया बच्चा। इसका कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन यहां पर होता है, एक दूसरा कॉलिजन यहां पर होता है, ये वाला मॉलिक्यूल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये पीछे है जो कि बनाया नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। तो पहला कॉलिजन और दूसरा कॉलिजन के बीच में, यानी तुम्हारा द डिस्टेंस ट्रेवल या फिर पाथ जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर पाथ बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, लगातार कॉलिजन हो रहा है, इज कॉल्ड फ्री पाथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली से इतना बात समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं ना, ठीक है। ये फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट हुआ। तो सर मीन फ्री पाथ क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि तुम्हारा मॉलिक्यूल जो है ना बच्चा, जो फ्री पाथ है इसका, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। कांस्टेंट कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर देखो कि कभी तुम्हारा इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी तुम्हारा इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी इतना कर रहा है, कभी इतना कर रहा है, कभी इतना कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो पाथ है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, फ्री पाथ वाला जो डिस्टेंस है, वो जो ट्रेवल कर रहा है वो क्या कांस्टेंट है,
नहीं ना। और तुम्हारा इतना लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चा, है ना। और सब तुम्हारा क्या कर रहा है एक्चुअली, बाद में तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा सारा मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहता है एक दूसरे से, लेकिन अभी कंसीडर कर रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल का। पहले एक मॉलिक्यूल का बात कर लेते हैं हम लोग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसी का कोलिजन हो रहा है दूसरा से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबका उसका फ्री पाथ जो होगा, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो तुम्हारा कभी भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला। कभी तुम्हारा इतना ही टाइम में तुम्हारा इतना ही डिस्टेंस में कोलिजन होगा, कभी इतना डिस्टेंस में ट्रेवल होगा, बात समझ में, कभी इतना में कोलिजन हो जाएगा, कभी तुम्हारा इतना में होगा। तो एक डिस्टेंस तुम पता नहीं कर सकती है, कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं होगा बच्चा, फ्री पाथ नहीं होगा, मतलब फ्री पाथ तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं हो रह सकता। तो हम इस केस में क्या करें, हम कैसे जाने कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया है एक्चुअली मॉलिक्यूल कोलिजन के दौरान, टू सक्सेसिव कोलिजन के दौरान। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एवरेज निकालना पड़ेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं एवरेज निकालने का मतलब, समझ में आ रहा है कि एवरेज हमको निकालना है एक राउंड फिगर में। एवरेज एक सेंट्रल टेंडेंसी देता है। तुम लोग अगर मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा तो उसमें जो मीन मीडियन मोड जो होता है वो सेंट्रल डाटा देता है बच्चा, जिसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये भी तुम्हारा एवरेज जो है एक राउंड फिगर में तुम्हारा, मान लो क्लास में 100 मार्क्स है तुम्हारा, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, बच्चे 100 थे, तुम्हारा कौन कितना मार्क्स लाया, हम जानना चाहते हैं कि स्कूल का जो 10th क्लास का मार्क्स का स्कोर था, यानी कितना परसेंट रिजल्ट गया, तो वो एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज करके, बात समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह हम लोग जानना चाहते हैं कि एवरेज पाथ क्या था, एवरेज पाथ मतलब एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक मॉलिक्यूल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा वही चीज बोल रहे हैं कि एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो देख लो यहां पर लिखा हुआ है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस इज कॉल्ड क्या, मीन फ्री पाथ बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बुझलिस कि ना बुझलिस, एवरेज क्यों निकालते हैं उसका रीजन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा बात आप देखो कि यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट लेमडा 1 जो है वो तुम्हारा पहला वाला दो सक्सेसिव कोलिजन यहां पर जो हो रहा था ये लेमडा 1 है बच्चा, बात समझ में आया। ये वाला कोलिजन देख लो लेमडा 1 है, देख लो कैसे कैसे घूम रहा है ना, सब में ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन घूमता घूमता ऐसे ऐसे जा रहा है कि ये जिग जैग पाथ हो जा रहा है इसका बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे ट्रेवल किया, ऐसे 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 ऐसे, बात समझ में आ रहा है, उसी को यहां पर बना दिए, बुझलिस कि ना बुझलिस बच्चा। तो तुम्हारा यहां पर क्या हो गया कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस इज कॉल्ड क्या, मीन फ्री पाथ। और हम लोग माने लेट लेमडा 1 तुम्हारा ये वाला पहला वाला तुम्हारा दो कोलिजन जो हुआ उसके बीच में, ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला कोलिजन होगा इसके साथ, ठीक है, पीछे मॉलिक्यूल है पहला और दूसरा कोलिजन, इसके बीच में तुम्हारा लेमडा 1 माने, इसका वाला तुम्हारा क्या होगा, दूसरा तीसरा मॉलिक्यूल के साथ होगा तो तुम्हारा लेमडा 2 माने इसको, और तीसरा चौथा मॉलिक्यूल के साथ होगा लेमडा 3। इसी तरह तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा के साथ होगा लेमडा 4, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से चलते जाएगा तुम्हारा, और n नंबर ऑफ कॉलिजन होगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो अगर हम लोग मीन निकालना है, मीन फ्री पाथ निकालना है, यानी एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल पाथ जो फ्री पाथ है उसको ऐड कर देंगे, टोटल n नंबर ऑफ पाथ है, फ्री पाथ है ना बच्चा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस लेमडा n, और तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, n से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा मेरा। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ निकालने का, ठीक है, ये वाला। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो कुछ दूसरा है बच्चा, वो एक्चुअल फॉर्मूला का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी करते हैं, ओके। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, नहीं ना, समझ में आ रहा है, ठीक। देखो बिफोर वी डू एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है, ये तुम्हारा लेमडा का जो मीन फ्री पाथ का वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है ये 1/√2 पाई ND स्क्वायर होता है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमको कुछ एजम्पशन मानना होगा बच्चा, कुछ चीज मानना होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज मानना होगा वो पहले देख लो। पहला चीज तुम्हारा क्या है कि सारा तुम्हारा जो यहां पर पहले जो मॉलिक्यूल्स है गैस का, उसको हम लोग हार्ड स्फीयर्स मान रहे हैं। हार्ड स्फीयर तुमको बताए थे बच्चा कि तुम्हारा क्या होता है कि हार्ड स्फीयर सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या मानता है, तुम्हारा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी रखता है, सॉलिड देखता है ना, तुम्हारा क्या होता है कि उसको तुम कितना भी दबाओ उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रहता है बच्चा,
रहता है कि नहीं रहता है? इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि हार्ड स्फीयर अगर मानेंगे तो तुम्हारा यहां पर ये इलास्टिक होगा, बेसिकली एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर, ठीक है। और हर एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर माने हैं वो स्मॉल डी है बच्चा, पहला एजम्पशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एजम्पशन देखो कि जो कॉलिजन होगा, हार्ड स्फीयर मान रहे बच्चा, तो जब कॉलिजन होगा तो तुम्हारा वो कॉलिजन इलास्टिक होगा, यानी एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एजम्पशन हो गया, ठीक है। कॉलिजन जो भी होगा वो इलास्टिक कॉलिजन होगा, यानी तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तीसरा चीज देखो कि जो सारा मॉलिक्यूल्स है, सारा मॉलिक्यूल्स रेस्ट पर है। इसका कहने के अनुसार अब ये जंक्शन मान रहे हैं, पहले फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग जनरलाइज करेंगे उसको। सारा मॉलिक्यूल्स, वैसे में सारा मॉलिक्यूल्स तुम्हारा रेस्ट पर नहीं हो सकता, सारा मॉलिक्यूल्स मोशन में होगा, लेकिन इसमें एजम्पशन पहले मानने के लिए कह रहा है कि सारा मॉलिक्यूल्स क्या है, रेस्ट पर है, और जो मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसीडर किए वही खाली मूव कर रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर करेंगे जो कोलाइड कराएगा, उसी को हम लोग मोशन में मानेंगे, बाकी चीज को क्या करेंगे, बाकी मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम लोग रेस्ट में रखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। तीसरा तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो कि अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अंडर कंसीडरेशन कोलाइड्स विथ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल जो हम लोग कंसीडर किए, जो मोशन कर रहा है बच्चा, वो तुम्हारा कोलाइड करता है ऑल दोज मॉलिक्यूल से जिसका सेंटर्स आर एट तुम्हारा डिस्टेंस डी, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर कंसीडरेशन। अब बात समझो, यहां पर देखो, ये मॉलिक्यूल है ना बच्चा, ये मॉलिक्यूल तुम्हारा मोशन करेगा, ए वाला मॉलिक्यूल जो है, बी है और सी इसके पीछे पीछे लगा हुआ है। तो यहां से देखो कि यहां से सेंटर का जो डिस्टेंस है, यहां से और इसका वाला सेंटर का डिस्टेंस कितना है, डी है। इससे इसका सेंटर का डिस्टेंस क्या है, तुम्हारा डी है। मतलब कहने का है कि जो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, सेंटर्स के बीच में डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा, उसी मॉलिक्यूल से तुम्हारा क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल ए तुम्हारा क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूछ कि ना, अरे ये वाला मॉलिक्यूल अगर डी डिस्टेंस से बाहर रख देगा तो कोलिजन होगा क्या इसका? नहीं ना होगा बच्चा। ये डी डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस से बाहर अगर मान लो हो जाता है तो कोलिजन होगा क्या? इधर जो मॉलिक्यूल होगा इससे तुम्हारा क्या करेगा, कोलिजन करेगा क्या? इधर जो मॉलिक्यूल्स होगा करेगा क्या कोलिजन? ये जा रहा है ऐसे मूव कर रहा, ये ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, तो कोलिजन करेगा क्या? इसके साथ और इसके साथ कोलिजन होगा, और इसके अंदर जो होगा, इस सिलेंडर के अंदर इसके साथ कोलिजन होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या अंदर जो मॉलिक्यूल है इसके साथ तो डेफिनेटली होगा, और तुम्हारा एक तो और कौन होगा जो तुम्हारा क्या कर रहा है कि ये जो सेंटर के बीच में, इसका सेंटर और इसका, यानी तुम्हारा जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने वाला है जो मॉलिक्यूल्स के साथ, उन दोनों के सेंटर्स के बीच में अगर डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तब कोलिजन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो अंदर है सिलेंडर के उसके साथ कोलिजन होगा, जो बाहर होगा वो उसके साथ कोलिजन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही ये चीज बोलना चाह रहा है वो दिक्कत। तो 4 जंक्शन हम लोग को मानना है और इसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखे बच्चा कि हम लोग जब भी कॉलिजन होगा मॉलिक्यूल का, देख लो मॉलिक्यूल हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल में माने थे तुम्हारा क्या होगा कि हार्ड स्फीयर होगा बच्चा, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होगा वो हार्ड स्फीयर जैसा होगा, मतलब जब तुम्हारा क्या करेगा, कोलाइड करेगा तो इलास्टिक कॉलिजन होगा बच्चा। इलास्टिक कॉलिजन मतलब तुम जान रहे कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा बच्चा। हार्ड स्फीयर कहने का मतलब है इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये वाला ए वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो मोशन करेगा और बाकी सारे मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ये एग्जाम्पशन मेरा था, ठीक है, मतलब मेरा नहीं था, ये तुम्हारा डेरिवेशन जो कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक चीज देखना कि ये जो मॉलिक्यूल है ए, ये तुम्हारा रेस्ट पर है और बाकी ये तुम्हारा मोशन में है, जो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दिखा रहे हैं, और बाकी सब तुम्हारा क्या है, रेस्ट पर है। तो एक चीज देखना कि ये किसके साथ कोलाइड करेगा, या तो मॉलिक्यूल जितना अंदर है उसके साथ कोलिजन होगा, इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल, ये वाला सिलेंडर जो इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है इसके अंदर जितना मॉलिक्यूल होगा उसके साथ कोलाइड करेगा, या फिर जो इसका और इसका सेंटर, दो मॉलिक्यूल अगर लिए हैं तो ये जो सेंटर के बीच में जो अगर डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है उसके साथ कोलिजन करेगा बच्चा। इससे हल्का सा भी बाहर हो जाएगा तो कोलिजन करेगा क्या, नहीं कोलिजन करेगा बच्चा। तो डी डिस्टेंस से जो सेपरेटेड है उसके साथ ही तुम्हारा क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा, या जो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल है उसके साथ तुम्हारा क्या करेगा,
उसके साथ कोलिजन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, सारा मॉलिक्यूल का डायमीटर हम लोग क्या माने हैं? डी माने हैं। सारा मॉलिक्यूल जो है उसका डायमीटर कितना है? डी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग माने बच्चा यहां पर देख लो कि ये एक इमेजिनरी सिलेंडर लिए है, यहां से, है ना, इमेजिनरी सिलेंडर लिए है। अच्छा, यहां से यहां तक का दूरी था तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा एल लेंथ का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला तुम्हारा ऊपर उठा दो तो यही एल तुम्हारा एच बन जाएगा, किसका? सिलेंडर का बच्चा। और तुम्हारा ये जान रहा है कि तुम्हारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच की जगह पर क्या है तुम्हारा? एल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और आर स्क्वायर की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? बताओ। डी होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो। पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल होगा बच्चा। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई डी स्क्वायर एल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो पाई डी स्क्वायर एल हो गया। ठीक, अच्छा, यहां पर देखो तुम्हारा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर एल, इसके लिए अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितना अंदर मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हम लोग जान रहे हैं कि क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में, इकाई वॉल्यूम में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे और उसका पूरा से तुम्हारा वॉल्यूम, पूरा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे गुणा कर देंगे बच्चा। अरे एक यूनिट वॉल्यूम में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माने थे तुम्हारा स्मॉल एन बच्चा। याद है कि नहीं? पहले ही बता चुके कि स्मॉल एन इधर लिखा हुआ नहीं है। स्मॉल एन माने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम में कितना? नंबर एन माने थे, स्मॉल एन माने थे। तो पूरा वॉल्यूम में हमको निकालना होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स तो पूरा सिलेंडर में लेना है हमको बच्चा। तो पूरा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा कि नहीं इन द सिलेंडर। बात समझ में आ रहा है? तो एन इंटू पाई डी स्क्वायर एन कर देंगे, यानी टोटल वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा मेरे पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जितना मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होगा उसी के साथ कोलिजन होगा बच्चा, कहीं दूसरा से तो आएगा नहीं, बाहर वाला तो करेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मॉलिक्यूल, तो यहां पर जितना मॉलिक्यूल होगा उसी के साथ कोलिजन होगा बच्चा, जो अंदर इसके इस वॉल्यूम के अंदर आएगा उसी के साथ कोलिजन होगा, कहीं दूसरा जगह से तो आएगा नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मॉलिक्यूल। एक तुम्हारा जब मूव करेगा तो कितना कोलिजन सफर करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम तुम्हारा क्या? पाई डी स्क्वायर एल, यानी इस वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स होगा यही तो कोलाइड करेगा इस वाले मॉलिक्यूल के साथ, बाहर से तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन तुम्हारा कितना होगा? ये वाला लिए थे एन पाई डी स्क्वायर है, यही तो कोलिजन होगा। अरे जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना कोलिजन होगा, और जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है? सिलेंडर के अंदर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिलेंडर के अंदर तुम्हारा जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही तो कोलिजन होगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कोलिजन भी तुम्हारा क्या होगा? पाई एन डी स्क्वायर एल होगा बच्चा। बात समझ में आया? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो मीन फ्री पाथ हम लोग देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, एक मॉलिक्यूल का तुम्हारा मीन फ्री पाथ क्या होता है? क्या होता है? बोलो। मीन फ्री पाथ बताए थे कि एवरेज ले लेते हैं, फ्री पाथ का सारा का एवरेज ले लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। लेमडा हो गया तुम्हारा मीन फ्री पाथ, टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करना कितना करेगा मॉलिक्यूल? पूरा कोलिजन कोलाइड करते जाएगा और कितना फ्री पाथ मिलते जाएगा उसको सबको सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? यहां से स्टार्ट करेगा मूव करने तो यहां तक पहुंचेगा ये सिलेंडर में, एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टोटल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एल डिस्टेंस है और नंबर ऑफ कोलिजन यहां से निकाल लिए हम लोग, तो ये वाला बैठा दिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एल एल बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, यहां से मेरे पास क्या हो गया? 1 अपॉन पाई एन डी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? ये इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? पाई एन डी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात बताओ। ओके ओके, इतना बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना बच्चा, ये वाला हम लोग माने क्या कि ये वाला मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या है? रेस्ट पर है। सॉरी, ये वाला तुम्हारा मॉलिक्यूल, ए वाला मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सब रेस्ट पर है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होगा क्या? नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा होगा क्या? सारा मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या करते रहता है? मोशन में रहता है बच्चा। तो मोशन पर अगर मान लो ये वाला तुम्हारा खाली मोशन कर रहा था, ये रेस था, तो तुम्हारा कोलिजन तो ज्यादा था। अभी जब सब मोशन करेगा, सारा मॉलिक्यूल मोशन करेगा तो कोलिजन तुम्हारा बढ़ जाएगा बच्चा। अगर कोलिजन मतलब और फ्रीक्वेंट होगा, जल्दी जल्दी होगा बच्चा, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कम करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बुझलिस? अरे मतलब कहने का है कि सारा मॉलिक्यूल्स अगर मोशन में आ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा कि कॉलिजन और ज्यादा होगा बच्चा। ज्यादा होगा कि नहीं आएगा? होगा ना, ज्यादा कॉलिजन होगा कि नहीं? जब ज्यादा कॉलिजन होगा तो तुम्हारा एक चीज देख लो कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन वो कम होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? अरे कॉलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है तो डिस्टेंस तो कम ट्रेवल करेगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब डिस्टेंस ट्रेवल कम करेगा तो इसका मतलब क्या है कि मीन फ्री पाथ घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मीन फ्री पाथ घटेगा और मीन फ्री पाथ कितना होगा एक्चुअल, तो उसको निकालने के लिए यहां पर क्या होगा कि मीन फ्री पाथ जो है तुम्हारा घट गया। ये मैक्सवेल का यूज किया हुआ है कि तुम्हारा इसका जो एस्टिमेटेड मीन फ्री पाथ होगा वैल्यू ये वाला ना होके ये वाला तुम्हारा होगा। यहां पर मिटा देते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक चीज लिखना है कि यहां पर लिखा हुआ है तुम्हारा, यहीं पर लिखा हुआ है दिस फॉर्मूला गिव्स इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन 3 इज डिराइव्ड कंसीडरिंग ऑल मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट। ठीक है, सारा मॉलिक्यूल रेस्ट पर है एंड मॉलिक्यूल ए इन मोशन, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, इनफैक्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स दो बार लिखा गया, ऑल लिखा गया, all the molecules are in random motions, so molecule A suffers large number of collisions and hence mean free path should be less than देखो less than as calculated by equation 3 and the estimated mean free path is given by, ठीक, lambda is equal to 1 upon root pi n d square। ये वाला तुम्हारा एस्टिमेटेड मीन फ्री पाथ है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है मीन फ्री पाथ का, जो एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यू है मीन फ्री पाथ का, वो ये वाला कैलकुलेट किया गया है। ठीक है बच्चा, ठीक, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, एक रूट टर्म आ गया जो कि रूट टर्म नीचे आया। ठीक है, क्योंकि मीन फ्री पाथ अब घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अब ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स होंगे बच्चा। कहा है कि सारा मॉलिक्यूल सब क्या होगा, मोशन में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो √2 फैक्टर यहां पर लग जाएगा नीचे, √2 पाई n d स्क्वायर। ओके, तो ये मीन फ्री पाथ का तुम्हारा एक्सप्रेशन हुआ। अच्छा, यहां से देखो n जो था तुम्हारा स्मॉल n, ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू, आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एन जहां पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स होता था बच्चा, याद है कि नहीं याद है? नंबर ऑफ मोल्स होता था और एन को हम लोग लिखते हैं ये वाला, अगर पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये होता है, जानता है क्या? नहीं जानता है। ठीक है, इसको बता दिया जाए, देख लो यहां पर कैसे करते हैं बच्चा। अच्छा, हम लोग जानते हैं एक मोल में कितना आइटम, एक मोल कंटेन्स कितना आइटम बताओ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आइटम, यही तो कंटेन करता है बच्चा, यही ना? अरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी लिखना है कि नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं कि नहीं बोलते? yes, अगर मान लो 2 मोल में निकालना है, 2 मोल में कितना आइटम, ठीक है, 2 मोल में कितना आइटम, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करना होगा हमको। 2 इंटू Na लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2 इंटू Na लिखेंगे। अच्छा, मान लो 3 मोल में निकालेंगे तो 3 इंटू Na लिखेंगे कि नहीं? अगर n मोल में निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, n इंटू Na लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ, बात समझ में आ रहा है? n इंटू Na निकालेंगे कि नहीं लिखेंगे ना? n इंटू Na लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ, समझ में आ रहा है? अरे एक मोल में तुम्हारा कितना हो गया, इतना हो गया। 2 मोल में 2 इंटू Na यानी इतना करेंगे, और 3 मोल में फिर 3 इंटू Na करेंगे। इसी तरह n मोल में कितना होगा, n इंटू Na हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये वाला क्या दे रहा था, नंबर ऑफ एटम्स दे रहा था कि नहीं दे रहा था? बोलो, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे रहा था कि नहीं दे रहा था? बताओ, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे रहा था बच्चा। इसी को हम लोग कैपिटल एन मान लिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, n अपॉन Na निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू Na। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? n बाय Na होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? ये नंबर ऑफ एटम्स ही तो दे रहा था।
नंबर ऑफ मोल्स हो गया इंटू एवोगाड्रो नंबर हो गया, तो n तुम्हारा निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो n बाय n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n बाय n हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? तो यहाँ n इज इक्वल टू कितना जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ। अच्छा पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो n की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो n बाय n लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा r बाय n देखो तो ये केबीटी होता है तुम्हारा, सॉरी केबी नहीं होता है, मतलब के होता है बच्चा, केबी या के बोलो, तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता है, ये बता चुके हैं तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर r बाय n क्या हो जाएगा, केबी लिख दिया और यहाँ पर n बचा था, तो n केबीटी हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा n बाय भी निकालें, ये वाला तुम्हारा डिवाइड में चला जाएगा, ये गुना में था इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये वाला तुम्हारा गुना में था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा बच्चा। तो n बाय भी इज इक्वल टू p बाय p अपॉन क्या हो जाएगा, केबीटी हो जाएगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है? n बाय इज इक्वल टू p बाय केबीटी होगा, बोलो। अच्छा यहाँ से देखो कि यहाँ पर n के जगह पर हम लोग n बाय भी बैठा सकते हैं, n बाय भी, और इसके जगह पर p बाय केबीटी बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते, बैठा सकते बच्चा। ये केबीटी तुम्हारा ऊपर चला जाएगा तो केबीटी ऊपर लिख दिए और रूट पाई पी डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। अब देख लो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा कि फैक्टर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा क्या क्या फैक्टर है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है, किस फैक्टर पर तुम्हारा मीन फ्री पाथ डिपेंड करेगा। तो पहला देखो फैक्टर्स ऑन विच मीन फ्री पाथ डिपेंड। पहला चीज तुम्हारा मीन फ्री पाथ जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस पर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो गैस का है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज देखो कि ये डिपेंड करेगा तुम्हारा किस पर, ये जो मीन फ्री पाथ होगा वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा देख लो क्या है कि ये वाला तुम्हारा कांस्टेंट हो गया √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और केबी तुम लोग जान रहे हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो डिपेंड बेसिकली किस पर करेगा, तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ द गैस पर तुम्हारा, और प्रेशर ऑफ द गैस पर, और डायमीटर जो होगा तुम्हारा स्क्वायर ऑफ द डायमीटर इस पर डिपेंड करेगा बच्चा। तो यहाँ पर लेमडा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर ऑफ द गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिकली ये कहना क्या चाहता है कि ध्यान से सुनो कि तुम्हारा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, और तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये लूजे लॉ याद करो, तुम्हारा प्रेशर बताए थे तुम्हारा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर प्रेशर बढ़ता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ेगा बच्चा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, ये टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए बच्चा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से तुम्हारा क्या होगा कि कॉलिजन फ्रीक्वेंट होगा बच्चा। अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंट होगा, सुन लो ध्यान से, प्रेशर बढ़ा दिए और तुम्हारा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसको भी बढ़ा दिए, तो क्या होगा कि तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंट होगा बच्चा। फ्रीक्वेंट कॉलिजन के कारण क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है इतना बात? अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो कॉलिजन और तेजी से होगा बच्चा। कॉलिजन अगर तेजी से हो रहा है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा बच्चा, इसीलिए मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा बच्चा। तो ये मीन फ्री पाथ तुम्हारा क्या होगा, ये कंडीशन में अगर सब चीज को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो घट जाएगा, और घटा दिया जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मीन फ्री पाथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है, बुझलिस? ओके, तो ये तुम्हारा मीन फ्री पाथ का जो तुम्हारा टोटल कैलकुलेशन है ये खत्म होता है यहाँ पर। ओके, ठीक।